गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कंपेयर करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को जब इंडिपेंडेंस मिली थी और आज 2026 में। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। चलो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी, उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी और आज कितनी है। आपके स्क्रीन पे है 1951 में भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी और आज 2026 में लगभग 148 करोड़, यानी भारत की जनसंख्या करीब 4 गुना बढ़ चुकी है 1951 से लेकर के 2026 तक। यानी आप कह सकते हैं कि 4 गुना जनसंख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी की कैपेसिटी भी बढ़ी है, उत्पादकता भी बढ़ा है। वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे, जैसे जैसे ये लेक्चर आगे बढ़ेगा। चलिए, इसके बाद देखते हैं बच्चों, जीडीपी के टर्म्स में यदि हम इसको कंपेयर करें तो उस टाइम जीडीपी बहुत ही छोटी थी। यानी 1950s की यदि हम बात करें तो उस टाइम हमारी जीडीपी बहुत ही कम, यानी आपके स्क्रीन पे है 10,400 करोड़। 10,400 करोड़ का टोटल हमारा जीडीपी होता था और आज देखें तो लगभग 4.1 ट्रिलियन डॉलर 4.1 ट्रिलियन डॉलर के स्तर पे पहुंच गई है। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ यही नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लगभग हम 7% का ग्रोथ रेट को बनाए रखे हुए हैं। यानी इंडिपेंडेंस के समय हमारी जीडीपी 10,400 करोड़ की थी और आज ये लगभग 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है। इसके बाद आप कंपेयर करेंगे प्रति व्यक्ति आय। यानी प्रति व्यक्ति आय क्या होता है पता है आप लोगों को? जो टोटल जीडीपी होता है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देने से हर आदमी की जीडीपी निकल के सामने आ जाती है, या हर आदमी की इनकम निकल के सामने आ जाती है। यानी नेशनल इनकम जीडीपी से करेंगे तो पर कैपिटा जीडीपी आएगा, नेशनल इनकम से टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा नेशनल इनकम आएगा, यानी प्रति व्यक्ति नेशनल इनकम कितना होता है। ठीक है, यहां देखिए 1947 में 265 रुपया 265 रुपया प्रति वर्ष क्या था बच्चों? प्रति व्यक्ति आय। और आज कितना है 2025-26 में? ये 2,19,575। लेकिन ध्यान रखना है, इनकम बढ़ा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, नो डाउट, लेकिन इसमें इन्फ्लेशन भी शामिल है। मतलब इतने 1947 से आज तक इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली ये भी बढ़ा है। डेफिनेटली हमारी रियल इनकम भी बढ़ी है, लेकिन ये अब इसे नहीं है कि इन्फ्लेशन को शामिल करेंगे तो ये बिल्कुल 265 के बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इकोनॉमी की कैपेसिटी यानी पर कैपिटा इनकम भी डेफिनेटली हमारा बढ़ा है। अब हम देखते हैं सेक्टरल ट्रांसफॉर्मेशन की यदि हम बात करें, सेक्टरल ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे ये इसी पेज पे आ गया है, तो इसमें हम देखेंगे तो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन इसमें हुआ है 1947 या 50s की यदि हम बात देखें तो उस टाइम हमारी जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी।
सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का था हमारे जीडीपी में। सबसे ज्यादा लोग उसी में इन्वॉल्व थे, यानी लोगों को रोजगार एग्रीकल्चर सेक्टर में ही मिलता था। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुका है, आप देख सकते हैं 1950-51 की यदि हम बात देखें यहां पे बच्चों, 1950-51 की बात देखें तो एग्रीकल्चर 51%, इंडस्ट्री 17% एंड सर्विस सेक्टर 32%। 32% सर्विस सेक्टर उस टाइम सेकंड नंबर पे था और इंडस्ट्री थर्ड नंबर पे, आप कह सकते हैं सबसे पीछे था। आज 2025-26 में यदि हम देखें तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो घट करके 15.2 पे आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 51% से 15.2%। और आज ये जो चूंकि डेटा 25-26 का है, लेकिन ये चूंकि हम कंपेयर करने के रखे हैं, आज ये 16-17% के आसपास है। इंडस्ट्री बढ़ा है 17% से 24% हो गया है, लेकिन सर्विस सेक्टर का ज्यादा ग्रोथ हुआ है, ये 32 से 51% पे आ गया है। अर्थात आप कह सकते हैं इसको, आप देख सकते हैं भारत एग्रीकल्चर लेड इकोनॉमी से सर्विस लेड इकोनॉमी बन चुका है। यानी पहले एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी और आज सर्विस लेड इकोनॉमी है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। ये हम कंपेयर करते हैं और ये फैक्ट्स हम दे रहे हैं, यहां पे हम आपको कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। विदेश व्यापार के संबंध में देखें तो 1947 या 50s में यदि हम बात करें तो उस टाइम हमारी इकोनॉमी ऑलमोस्ट क्लोज्ड इकोनॉमी थी। हमारा बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ही कम होता था, बाहर से हमारा एफडीआई बहुत ही कम होता था, हमारे इन्वेस्टर्स बाहर इन्वेस्ट बहुत ही कम करते थे। लेकिन आज 2026 में आप देख सकते हैं कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसमें मर्चेंडाइज ट्रेड, सर्विस एक्सपोर्ट, आईटी एक्सपोर्ट, एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल सप्लाई चेन, रेमिटेंसेस इत्यादि शामिल है इसमें। यार एक और चीज मैं बता रहा हूं, यहां पे आप देख रहे हैं ना, ये सर्विस एंड आईटी सेक्टर में ये भारत इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, आईटी सर्विसेज एंड सर्विस, कि इसी से भारत का विश्व में पहचान बना है। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद यदि हम बात करें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम की, तो उस टाइम यानी 1947 या 50s की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर बहुत ही सीमित थी, बहुत ही सीमित। मतलब आप बैंकिंग सेक्टर की पहुंच बहुत कम था, ग्रामीण बैंकिंग बहुत ही कमजोर था, फॉर्मल क्रेडिट बहुत ही लिमिटेड मात्रा में थी, फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ही कम था। आज 2026 में यदि हम बात करें तो आरबीआई, कमर्शियल बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, फाइनेंस टेक, डिजिटल पेमेंट का विशाल इकोसिस्टम है। यानी आप कह सकते हैं घर घर यूपीआई पहुंच चुका है, घर घर बैंक पहुंच चुका है, घर घर म्यूचुअल फंड पहुंच चुका है। यानी इंडिया में आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम और बैंकिंग का ऑलमोस्ट हर आदमी के पहुंच के पास है। ठीक है, जबकि 1947 एंड 50s में हर आदमी के पहुंच के पास नहीं था, बियॉन्ड रिच था ये, आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, यहां पे और देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या वृद्धि हुआ है, आप यहां देख सकते हैं 1947 में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति बहुत ही कमजोर थी। ठीक है, सड़कें बहुत कम थी, सीमित बिजली थी, कमजोर इरिगेशन था, सीमित इंडस्ट्रियलाइजेशन था, सीमित कम्युनिकेशन था, कम आधुनिक ट्रांसपोर्ट थे। लेकिन 2026 का जो भारत है इसमें एक्सप्रेसवे, हाईवेज, मेट्रो, एयरपोर्ट, पोर्ट एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ आप यहां पे देख सकते हैं 5G, 4G
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई, फास्टैग, आधार बेस्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं काफी आम हो गई है। हर आदमी के पास, मतलब एक छोटा से छोटा बिजनेस भी, हालांकि बिजनेस कोई छोटा नहीं होता है, लेकिन आप कहने के लिए हो जाता है, माफ करिएगा, कि छोटा सा छोटा बिजनेस भी आप जो गांव गांव में जो सब्जी बेचता है उसके पास भी यूपीआई है। हर आदमी के पास। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में कितना आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद आप देखेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी में कितना चेंज आया, वो भी थोड़ा देख लिया जाए। 1950 से लेकर के 1980 तक हम ऑलमोस्ट क्लोज्ड इकोनॉमी थे, ऑलमोस्ट क्लोज्ड इकोनॉमी थे। इस टाइम हमारा पब्लिक सेक्टर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड बेसिक हेवी इंडस्ट्री पे काफी ध्यान दिया गया। आपके स्क्रीन पे है, आप ये देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की पॉलिसी जर्नी को 3 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में आप देख सकते हैं 1950 से 1980 तक, इसमें प्लानिंग, पब्लिक सेक्टर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड स्टेट कंट्रोल था, यानी सरकार के अंदर ही सारी चीजें यहां पे होती थी। इसके बाद दूसरा चरण आया 1991 से सन 2000 तक। इसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लागू की गई। ठीक है, इसके बाद तीसरा चरण आया, यहां पे आप देख सकते हैं, सन 2000 से लेकर के 2026 तक। इसको हम कहते हैं मार्केट इकोनॉमी विद स्ट्रॉन्ग स्टेट प्लस डिजिटल इकोनॉमी एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन के साथ। यानी आप इसको कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था मार्केट लेड मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो बच्चों, आज के इस कंपैरिजन में इतना ही। जल्दी से बताइए कि दूसरा वीडियो हम किस टॉपिक पे लेकर के आए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।